नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के डेली जीके सीरीज़ में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली जीके सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के जो डेली फ्री मॉक टेस्ट है वो आप अटेंड कर सकें। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छा खासा अपना एक टेस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चन में से आपने कितने का आंसर बिल्कुल सही सही लिखा है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो उद्घोष था ये किसका था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये वाक्य किसका था, ये किसने कहा था? तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक जी का ये वाक्य था। पूरा जो वाक्य था ये इस तरीके से था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये नारा उन्होंने तब दिया था जब होम रूल आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको आपके आंसर के लिए 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तो आप 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर फटाक से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। ठीक है, यहाँ पर से दोनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है हमारे। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और दूसरा कि ये स्थापना की किसने थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप कुछ भी बोलिए, इन्हीं को कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर हम गुरुदेव की बात करते हैं तो गुरुदेव बोला जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और पंजाब केसरी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था, सूरत में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसी विभाजन के बाद जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में विभाजित हो गई थी, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? हम लोग के जो सौर परिवार है हमारा, वो उसका जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सौर परिवार का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे बोला जाता है, तो लाल ग्रह जो है मंगल को बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो है रेड है। ठीक है, लाल लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि शुक्र। शुक्र जो है सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक है, पृथ्वी का। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है ये हमको यहाँ से बताना है। सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है, आप सभी को पता होगा कि सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या को होता है, और अमावस्या को ही प्रतिपदा भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण किस स्थिति को बोला जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण।
ठीक है। तो ये जो स्थिति होती है ये बेसिकली अमावस्या को या फिर प्रतिपदा को होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सू नहर जोड़ती है, जो सू नहर है वो किसे जोड़ती है? तो सू नहर बेसिकली दो झीलों को आपस में जोड़ती है, और ये जो झील हैं ये हैं सुपीरियर झील और हरून झील या फिर हुरन झील, ठीक है। ये दोनों ही झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ते हैं। तो ये दोनों झील जो है वो इन दो झीलों को जो है सू नहर जोड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? महासागरों में जो ज्वार भाटा होता है, इस ज्वार भाटा की जो स्थिति होती है वो क्यों होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन कौन सा वाला? सी वाला, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव की वजह से ज्वार भाटे वाली स्थिति होती है। जो समुद्र का पानी है वो लगातार ऊपर उठता है और नीचे उठता है, तो ये जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होता है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? कौन सी है समुद्री गर्त सबसे गहरी? आपने सुना होगा सबसे गहरी जो गर्त है समुद्री वो है मैरियाना गर्त। यहाँ पर ऑप्शन में जो है चैलेंजर गर्त दिया है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैरियाना गर्त को ही जो है चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है चैलेंजर गर्त या मैरियाना गर्त, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों एक ही जो है मतलब चैलेंजर गर्त और मैरियाना गर्त दोनों जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि डेटम रेखा क्या है? जो ये डेटम रेखा होती है ये क्या होती है, ये हमें बताना है। तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, ठीक है। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है जिससे ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है? कालगुर्गी ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये हमें बताना है। सो आप लोगों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। कालगुर्गी जो है ये स्वर्ण उत्पादन के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया में। सो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है विश्व में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, ठीक है। कैरिबियन सागर में स्थित है क्यूबा, तो क्यूबा को जो है चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्यूबा की जो राजधानी है उसका नाम है हवाना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां कि भारत में संविधान प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है हमारे संविधान में ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता ये शब्द जो है जोड़े गए थे संविधान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16वां है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला है, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और यही थे संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? जो हमारी जो आकस्मिक निधि है राष्ट्रपति के बाद वो कैसे जो है किस चीज़ के द्वारा मतलब राष्ट्रपति जो है खर्च कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, या फिर संसदीय स्वीकृति के बाद, या फिर संसदीय स्वीकृति के पूर्व, या फिर नहीं व्यय कर सकता? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि संसदीय स्वीकृति के पूर्व। जो आकस्मिक जो निधि होती है राष्ट्रपति के पास उसमें जो है अनुच्छेद 267 के तहत ये कहा गया है कि उस आकस्मिक निधि का उपयोग राष्ट्रपति जो है संसद की अनुमति के पहले
कर सकता है, क्योंकि आकस्मिक निधि है यानी कि इमरजेंसी निधि है ये, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए राष्ट्रपति को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो राष्ट्रपति जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकता है। हालांकि इस निधि के अंतर्गत कितना पैसा दिया जाएगा, मतलब जो राष्ट्रपति के पास जो आकस्मिकता निधि रहेगी इसको कितना पैसा दिया जाएगा, ये तय करने का जो है अधिकार वो संसद के पास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है ये हमें बताना है। तो सॉलिसिटर जनरल जो है ये कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, और इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है ये कौन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है उनके पद से। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे। तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला ही, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार हमसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसकी शुरुआत कहाँ पर से की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी नागौर में। ठीक है, नागौर आपका पड़ता है राजस्थान में। तो 2 अक्टूबर 1959 को यहीं से जो है शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है कि उद्योगों के विकास तथा उद्योगीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। ठीक है। जो उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण की जो नीति थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी, ये हमें यहाँ से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी वाला है, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भारत में उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। महालनोबिस के मॉडल पर जो है आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि आयकर। ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो इनकम टैक्स होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। जितनी हमारी इनकम होती है, सरकार ने जो निर्धारित किया होता है कि आपके इनकम पे इतने % टैक्स लगेगा, तो वो हमें डायरेक्टली जमा करना पड़ता है। तो यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। बाकी उत्पादन कर, चुंगी कर और बिक्री कर जो है ये इनडायरेक्टली जो है सरकार के पास पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। कार में पीछे की जो गाड़ियां होती हैं उनको देखने के लिए कौन से शीशे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो पीछे से गाड़ियां आती हैं उनको देखने के लिए, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है मोटर गाड़ियों में, ताकि ड्राइवर जो है पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको देख पाएँ। ठीक है, सो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है कि दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की कौन सी सतह से परिवर्तित होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि आयन मंडल से। आयन मंडल को ही दीर्घ रेडियो तरंगों के परावर्तन मंडल के रूप में जाना जाता है, और ये पृथ्वी से 80 से 640 किलोमीटर जो है ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, होता है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा, आयन मंडल को ही जो है आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां है हमारा कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि रक्त का जो थक्का है वो किससे जमता है, कौन से विटामिन के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि विटामिन ई के कारण। ठीक है, विटामिन ए में जो है प्रोथ्रोम्बिन होता है,
और यही जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो जिसमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 25 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।